हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा जो चट्टान है उस चट्टान का नाम है गोंडवाना चट्टान। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, और भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने प्री कैम्बियन काल में जितने भी चट्टान निर्मित हुए उन सभी चट्टानों के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान और साथ ही साथ विंध्यन क्रम की चट्टान, इन सभी चट्टानों को हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर किया। तो आज उसी चट्टान के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान, पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब समय भी बदल चुका है। अब हम प्री कैम्बियन काल में इस चट्टान का निर्माण नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पैलियोजोइक काल में। अब हम आज का जो चट्टान है उस चट्टान का नाम है गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो इस चट्टान का हम पहले देखेंगे कि इसका निर्माण कब होता है, और निर्माण के साथ साथ हम बात करेंगे कि इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, और निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम देखेंगे कि इस चट्टान का नाम गोंडवाना चट्टान कैसे पड़ता है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है पैलियोजोइक युग के, या हम कहें पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प के बीच में जो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। और गोंडवाना क्रम का चट्टान भी क्या है, एक तरह से आपका क्या है, ये भी अवसादी चट्टान है। ये अवसादी चट्टान है, लेकिन इसको गोंडवाना क्रम का चट्टान भी कहा जाता है। वो हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे इस क्रम के चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया के, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो हम कहें कि इस युग में, यानी कि पैलियोजोइक कल्प या पैलियोजोइक महाकल्प में क्या होता है, भू संचलन की क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। यानी कि इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, इसका निर्माण भी आपका क्या हो रहा है, अवसादों के निक्षेपण के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये चट्टान कैसा है, जीवाश्म युक्त चट्टान है। तो हम देखेंगे ये आपका जीवाश्म युक्त चट्टान कैसे बना। अब तक हम लोगों ने जिन चट्टानों के बारे में अध्ययन किया, चाहे वो आर्कियन क्रम की चट्टान हो, चाहे धारवाड़ क्रम की चट्टान हो, चाहे आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टान हो, या आपका विंध्यन क्रम की चट्टान हो, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टान में कहीं कहीं जीवाश्म पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो इस चट्टान में जीवाश्म जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसका हम कारण देखेंगे, ऐसा क्या कारण है कि इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हमको इसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा जीवों के बारे में जान लेते हैं कि जीवों का निर्माण किस काल से शुरू होता है और किस काल तक बहुत अच्छे लेवल तक हो जाता है। तो अगर हम बात करें, जैसे आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक आपका क्या है, एक ही क्या है, एक ही स्थल है, एक ही महाद्वीप है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैंजिया, और एक ही सागर है, महासागर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैंथालासा। तो ये आपका एक ही सागर है, एक सागर है, मतलब एक ही महासागर है, और साथ ही साथ आपका एक ही महाद्वीप है, और इस महाद्वीप का नाम है पैंजिया और इस महासागर का नाम है पैंथालासा। ये कब तक आज क्या है, वर्तमान समय में आपको 7 महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ 5 महासागरों को देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये शुरुआत में तो एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। तो ये कब अनेक भागों में टूटता है, या कब इसका विखंडन, यानी कि इस महाद्वीप का टूटना किस युग में प्रारंभ होता है। तो हमें पता है जो पृथ्वी का निर्माण क्रम है हम लोग उसको कितने भागों में बांटते हैं। पहला है उसको हम पहले महाकल्प में बांटते हैं, 4 महाकल्प में बांटते हैं। पहला है हमारा
प्रीकैम्बियन महाकल्प, दूसरा है पैलियोजोइक महाकल्प, तीसरा है मीसोजोइक महाकल्प, चौथा है सेनोजोइक महाकल्प। ये 4 महाकल्प हैं और उन महाकल्पों को हम किस में डिवाइड करते हैं? कल्प में। अब जब हम कल्प में डिवाइड करते हैं तो आपका जो प्रीकैम्बियन काल है, प्रीकैम्बियन काल में अभी जीवों का निर्माण उतने अच्छे लेवल पर नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि अभी प्रीकैम्बियन काल में आपका सिर्फ इस सागर के अंदर जीव पाए जा रहे हैं। अब वो जीव, आपके जो जीव हैं वो पौधों के रूप में भी हैं या जंतु के रूप में भी है। लास्ट में जब प्रीकैम्बियन काल का अंतिम समय आता है तो जंतुओं का भी निर्माण हो जाता है। लेकिन अभी भी क्या है, प्रीकैम्बियन काल में स्थल पर जीवों का निर्माण नहीं हुआ है, स्थल पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, चाहे वो पौधे के रूप में हो या फिर जंतु के रूप में हो, किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। या इसके बाद जब हम दूसरे काल में आते हैं, पैलियोजोइक महाकल्प काल में आते हैं, तो जब हम पैलियोजोइक महाकल्प में आते हैं तो इसको हम 6 महाकल्पों में बांटते हैं। किसको? पैलियोजोइक महाकल्प को जब 6 भागों में बांटते हैं, उन 6 का अगर हम नाम देखें तो पहला है आपका कैम्ब्रियन। जो आपका पैलियोजोइक कल्प है, इसका जो समय है वो 57 करोड़ से लेके 24.5 करोड़ तक है, 24.5 करोड़ तक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 6 भागों में बांटते हैं और 6 भागों में बांटने के क्रम में हम उसके नामों को देखें और साथ ही साथ उसके हम समय को भी देखते हैं। तो कैम्ब्रियन काल में आपका कैम्ब्रियन काल का जो समय है वो 57 करोड़ से लेकर 50.5 करोड़ है। इस काल में अभी भी स्थल पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, सिर्फ जल के अंदर या महासागर के अंदर ही है। यानी कि इस काल में, कैम्ब्रियन काल में स्थल पर अभी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। ओर्डोविशियन का जो समय काल है वो 50.5 करोड़ से लेकर 43.8 करोड़ तक है। अभी भी इस काल में भी जीवों की उत्पत्ति स्थल पर नहीं हुई है। जीवों का जो विकास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महासागरों के अंदर ही हो रहा है। अब हम बात करेंगे, अगर हम अगले कल्प की बात करते हैं तो अगला कल्प है सिल्रियन, जिसका समय जो है 43.8 करोड़ से लेके 40.8 करोड़ तक है। सिल्रियन काल में हमको सबसे पहले, इसी काल में अगर हमें जीवों की उत्पत्ति स्थल पे दिखाई देता है, यानी कि पैंजिया पर दिखाई देता है, तो इसी काल में, सिल्रियन काल में ही दिखाई देता है। और वो जो जीव होता है वो एक वनस्पति के रूप में होता है, यानी कि एक पौधा होता है। सबसे पहले स्थल पर एक पौधे का निर्माण होता है और वो पौधा हमें किस कल्प में दिखाई देता है? वो हमें सिल्रियन कल्प में दिखाई देता है, जो पैलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। अब क्या होता है, अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, अगले कल्प में पहुंचते हैं पैलियोजोइक के, तो आपका आता है डेवोनियन कल्प। और डेवोनियन कल्प का जो समय है वो 40.8 करोड़ से लेके 36 करोड़ है। और इस काल में क्या होता है, जो डेवोनियन कल्प है, इस कल्प में जो आपका स्थल भाग है, स्थल भाग पर पौधे का तो निर्माण आपका सिल्रियन कल्प में हो चुका था, लेकिन अब इस काल में डेवोनियन कल्प में यहाँ पे जंतुओं का भी निर्माण हो चुका है और पौधों का तो बहुत अच्छे से विकास हो चुका है। हम कहें अब जो है, चाहे आपका महासागर हो चाहे आपका महाद्वीप हो, दोनों पर क्या है, जीवों की उत्पत्ति बहुत अच्छे लेवल पर हो चुकी है। यानी कि उनका विकास, चाहे वनस्पतियों का विकास हो या जंतुओं का विकास हो, उनका विकास बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। अब यहीं से हम देखेंगे जो आपका गोंडवाना चट्टान है, गोंडवाना चट्टान में जो जीवाश्म पाए जा रहे हैं, तो अब ये चीज़ हमको समझ में आना चाहिए कि अब जो आपका ये पैंजिया है, ये पैंजिया आगे चल के कार्बोनीफेरस युग में ये टूटना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। कार्बोनीफेरस से लेकर ये टूटता है पर्मियन युग तक। अब आपका जो ये पैंजिया था, पैंजिया टूट रहा है, यानी कि एक महाद्वीप से अनेक महाद्वीप में ये बनने जा रहा है। लेकिन कैसे, ये क्या होता है, भू संचलन की क्रिया होती है। भू संचलन कहने का मतलब कि आपका जैसे प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया तक
प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के तहत अब ये पैंजिया टूट रहा है। और जब ये टूट रहा होता है, जब ये कार्बोनीफेरस में ये टूटना शुरू होता है, जब ये टूटता है तो दो भागों में क्या होता है, दो भागों में ये बट जाता है। एक आपका उत्तरी, दूसरा क्या हो जाता है, दक्षिणी भाग। पहला उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब इसी गोंडवाना लैंड का ही क्या है, ये हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये इसी गोंडवाना लैंड का क्या होता है, हिस्सा होता है। और जब ये टूट रहा होता है, प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया, भूसंचलन की क्रिया हो रही होती है, तो उस समय टूटने के दौरान ही इस भारत के प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण होता है। जब अनेक दरारों का निर्माण होता है तो अनेक दरारों के निर्माण के होने की वजह से वहाँ की भूमि उन दरारों की सहायता से धंसना शुरू हो जाती है। और जब धंसती हैं तो धंसने की वजह से ही क्या हो जाता है, वहाँ पे बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण हो जाता है, यानी कि गड्ढों का निर्माण हो जाता है। बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेवोनियन काल में जीवों का विकास क्या है, बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। जंतुओं का निर्माण हो चुका है, बड़े बड़े जंगल के निर्माण हो चुके हैं, ढेर सारे उन जंगलों में जीव जंतुओं का निर्माण हो चुका है, यानी कि उत्पत्ति हो चुका है। अब जब ढेर सारे जीव हो चुके हैं तो यानी कि जब ये जमीन धंसा होगा, यहाँ के भारत के प्रायद्वीपीय भारत में जो दरार बना, दरार बनने से जो जमीनें धंस गई और जो गड्ढे का निर्माण हुआ, तो उन्हीं गड्ढों में वहाँ की जो जमीनें रही होंगी, पहले कैसे रहेंगी, पहले ऊंचाई पर रहे होंगी। यहाँ पे जो जीव जंतु रहे होंगे, अब जीव जंतु कहाँ चले होंगे, नीचे चले होंगे, नीचे चले गए होंगे। और नीचे जाने की वजह से वहाँ के जितने भी वनस्पतियाँ या जीव जंतु रहे होंगे वो सब के सब क्या हो गए, उसके अंदर धंस जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, एक तरह से वो अवसाद के रूप में नीचे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब जो गड्ढा बना है, जो इस काल में कार्बोनीफेरस से लेकर पर्मियन काल में जो वहाँ का गड्ढा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, भरता जाता है इन्हीं वनस्पति यानी इन्हीं अवसादों के द्वारा। अब ये अवसाद चाहे जीवों के रूप में, चाहे पौधों के रूप में हो या जीव जंतुओं के रूप में हो, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कार्बोनीफेरस से लेके जब तक ये आपका टूटता है, पैंजिया टूटता है कार्बोनीफेरस से लेकर पर्मियन युग तक, उसी युग के बीच में, उसी कल्प के बीच में ही तो इस चट्टान का निर्माण होता है। जब इस चट्टान का निर्माण हो रहा होता है तो जमीन धंस रही है, वहाँ के जीव जंतु सब कहाँ चले जा रहे हैं, सब नीचे चले गए और वो धंस गए। और एक लंबे समय के बाद, एक लंबी प्रक्रिया के बाद वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का यानी कि तापमान, दाब इतना ज़्यादा होने की वजह से वो जो जीवाश्म नीचे दब गए थे वो कहीं न कहीं वो चट्टान का रूप ले लेते हैं। और जिसकी वजह से यहाँ के चट्टानों में जीवाश्म पाए जा रहे हैं। यहाँ के चट्टानों में क्या हो रहा है, जीवाश्म पाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का आपका अवसादी चट्टान ही है। अगर हम बात करें कि इसे हम गोंडवाना संरचना क्यों कहते हैं या हम गोंडवाना चट्टान क्यों कहते हैं, तो इसका क्या है कि जो गोंडवाना शब्द की जो उत्पत्ति है, इसको हम अगले पॉइंट में देखते हैं। जो गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति है, तो आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है गोंड क्षेत्र। वहाँ के नाम पर क्या नाम है, इस क्षेत्र का नाम या इस चट्टान का नाम गोंडवाना चट्टान रखा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो गोंडवाना चट्टान है, गोंडवाना चट्टान का निर्माण जो है पैलियोजोइक महाकल्प में होता है। और पैलियोजोइक महाकल्प में आपका जो पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनीफेरस से लेकर पर्मियन कल्प तक के बीच में जो है इस क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। और हमने ये भी देखा कि ये इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, तो ये भूसंचलन के द्वारा धंसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिससे अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास होता है। तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से समझे कि ऐसा कि इसमें जीवाश्म
क्यों पाए जा रहे हैं, कि जीवाश्म इसमें क्यों पाए जा रहे हैं, उसको देखा। और साथ ही साथ हमने इसका नाम गोंडवाना चट्टान क्यों रखा गया, तो ये गोंडवाना क्या है, गोंड क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम गोंडवाना चट्टान रखा जाता है। तो गोंडवाना चट्टान भी आपका क्या है, अवसादी चट्टान ही है। आपका जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो आपका आग्नेय क्रम का चट्टान है, लेकिन इसके बाद के जितने चट्टान होते हैं वो आपके अवसादी चट्टान होते हैं, चाहे आपका धारवाड़ क्रम का हो, चाहे कुड़प्पा क्रम का हो, चाहे आपका विंध्यन क्रम का हो, या हम बात करें गोंडवाना चट्टान का। लेकिन हाँ, सबका जो है निर्माण क्रम क्या है, निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है, और उसका जो समय है, समय भी क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से सब चट्टानों में अलग अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा गोंडवाना क्रम के चट्टान में। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गोंडवाना संरचना का जो विकास है उस क्षेत्र कहाँ पे है। हम उस क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं, उसके क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो गोंडवाना संरचना का जो संबंध है वो आपका दामोदर नदी जो बेसिन है, दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन और नर्मदा नदी बेसिन, या हम कहें बेसिन को हम क्या कहते हैं, घाटी भी कहते हैं। तो यानी कि सोन नदी घाटी या हम कहें नर्मदा नदी घाटियों में गोंडवाना संरचना का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, या सबसे ज़्यादा कोयला अगर हमको मिलता है तो इन्हीं गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही मिलता है। और अगर हम कहें सबसे ज़्यादा जो विकास है, सबसे ज़्यादा अगर गोंडवाना चट्टान का विकास हुआ है तो ये दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है विकास इसी क्षेत्र के अंतर्गत, या हम कहें इसी घाटी के अंतर्गत क्या नाम है, इस चट्टान का निर्माण हुआ है। हम इसे नदी बेसिन या नदी घाटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब ये आपका गोंडवाना चट्टान का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान धंसाव की, ज़मीन के धंसाव की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके तहत वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिन नुमा गर्तों का या गड्ढों का निर्माण हो जाता है। आज उन्हीं गड्ढों में जब उस गड्ढों से होकर कोई नदी बहती है, या उन गर्तों से या उन घाटियों से होकर कोई नदी बहती है, तो वो घाटी उसी नदी के आधार पर या उसी नदी के नाम पे जाना जाता है। तो जैसे अगर उस घाटी से कुछ घाटियाँ ऐसे हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दामोदर नदी घाटी के नाम से जाना जाता है, कुछ घाटी ऐसे हैं या बेसिन ऐसे हैं जो महानदी के नाम से जाना जा रहा है, कुछ गोदावरी नदी के नाम से जाना जा रहा है, कुछ सोन नदी के नाम से जाना जा रहा है, कुछ आपके नर्मदा नदी के नाम से जाना जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि दामोदर नदी की जो घाटी है उसके अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र जो है कोयला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और उस क्षेत्र का नाम है झरिया, जो झारखंड के अंतर्गत आता है। अगर हम कहें जो महानदी बेसिन है, महानदी घाटी है, उस नदी घाटी के अंतर्गत एक क्षेत्र है, वो भी क्या है, कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उस क्षेत्र का नाम है तलचर, जो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो इस घाटी में भी एक क्षेत्र है सिंगरौली, जो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो किसके अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो झरिया, तलचर, सिंगरौली ये सब कोयले के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो अलग अलग घाटियों में, अलग अलग नदी घाटियों में, या कहें अलग अलग राज्यों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें कि गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विकास कहाँ हुआ है, तो आपका जो विजयवाड़ा क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे भी इस क्रम के चट्टान देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ काठियावाड़ और मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भी हमको गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण देखने को मिल जाता है। लेकिन जो आपका ये क्षेत्र है, दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन, नर्मदा नदी, यहाँ पे भारत को जो कोयले की प्राप्ति होती है लगभग 98%
हमको 98% लगभग इन्हीं क्षेत्रों से हमको मिल जाता है। लेकिन अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय, भारत के बाहर के क्षेत्रों को देखें तो इसमें आपका असम है, दार्जिलिंग है, सिक्किम है और कश्मीर है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से क्या हैं, बाहर आते हैं, जहां पे गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विकास पाया जाता है। लेकिन इन अलग अलग क्षेत्रों के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो अलग अलग आपके कोयले पाए जा रहे हैं, उन कोयलों की विशेषता भी क्या है, अलग अलग है। अगर हम बात करें कि जो आपका ये गोंडवाना संरचना का जो संबंध इन नदी घाटियों से है, जहां से आपको 90% कोयले की प्राप्ति हो रही है, वो आपका क्या है, कोयले का द्वितीय श्रेणी का कोयला हमको मिल रहा है। अगर हम कोयले को भी क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो कोयले को वर्गीकृत करने के क्रम में हमें यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का कोयला मिलता है, जिसका नाम होता है बिटुमिनस कोयला। वो क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। लेकिन प्रथम श्रेणी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। तो हम जब कोयले के बारे में पढ़ेंगे तो उसके वर्गीकरण को हम देखेंगे कि किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा गोंडवाना संरचना का संबंध इन नदी घाटियों से होता है, जहां से 98% मिलता है। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों को भी हमने देखा जहां पे गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है। अगर हम बात करें भारत के प्रायद्वीपीय भारत के जो आपका प्रायद्वीपीय भारत के बाहर के क्षेत्रों की, तो असम, दार्जिलिंग, सिक्किम और कश्मीर है। यहाँ के कोयला क्या होता है, इन कोयलों से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ के कोयले की विशेषता अलग होती है। अगला पॉइंट है कि इससे कोयलाधारी चट्टान भी कहते हैं। किसे, गोंडवाना क्रम के चट्टान को कोयलाधारी चट्टान भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस चट्टान में हमें कोयले की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 98%, लगभग 98% इसी संरचना में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी क्षेत्र है, उसे कोयला भंडार की दृष्टि से कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। जो ये आपका क्षेत्र है, आपका यहाँ पे दिखाई दिया है, यहाँ पे जो है ये क्या है, ये गोंडवाना संरचना के लिए क्या है, गोंडवाना संरचना से संबंधित है। तो अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, यह एक परतदार चट्टान है। अगर हम अन्य खनिजों की बात करें कि इसमें अन्य कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी या चूना पत्थर भी कहीं न कहीं थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन हमको इस चट्टान से या गोंडवाना चट्टान से सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, कोयले की प्राप्ति हमको होती है। ये आपका क्या है, एक तरह का औषधि ही चट्टान है, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान कह रहे हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए चट्टान के साथ।